जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर आधारित है। इस वीडियो में हम खास तौर से बार डायग्राम या दंड आरेख को समझने का प्रयास करेंगे। इसके क्या गुण दोष हैं और उसका क्या उपयोग है इसको भी जानेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में बार डायग्राम के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटली प्रदर्शित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दंड आरेख। दंड आरेख में आंकड़ों को दंडों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। ये दंड वर्टिकल रूप में यानी खड़े या फिर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में दोनों प्रकार से हो सकते हैं। यह आरेख एकविम यानी वन डायमेंशनल सांख्यिकीय आरेख है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि इसमें सिर्फ लंबाई का महत्व है, चौड़ाई का कोई खास महत्व नहीं होता है। बार की या दंड की जो लंबाई है वो सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार होती है, जबकि दंड की जो चौड़ाई है उसका महत्व सिर्फ सुंदरता की दृष्टि से ही देखने को मिलता है। दंड आरेख का उपयोग काल, स्थान व दशा तीनों प्रकार की श्रेणियों से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसको अगर हम डिटेल में समझें तो इसका तात्पर्य यह है कि एक ही स्थान के पर, जैसे मान लीजिए हरियाणा है, तो हरियाणा में अलग अलग समय, अलग अलग साल में किसी भी चीज़ का कितना उत्पादन हुआ है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर किसी एक समय पर अलग अलग स्थानों पर, जैसे हरियाणा में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, यूपी में उत्पादन कितना हुआ है और बिहार में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, इस तरह से हम उसको स्थान के आधार पर भी उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। दंड आरेख के द्वारा केवल उन आंकड़ों को ही प्रदर्शित किया जाता है जिनमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है, अर्थात ऐसे वेरिएबल जो एक निश्चित पीरियड में होते हैं और उसके बाद उसमें उनका उत्पादन बंद हो जाता है, उसमें ब्रेक आ जाता है। इस तरह के जो चर होते हैं हम उनको दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर वर्षा को देखें तो बारिश कुछ निश्चित समय पर होती है, उसके बाद बारिश बंद हो जाती है। तो इस तरह के जो चर हैं जिनमें निरंतरता नहीं पाई जाती है, उस तरह के जो चर हैं उनको हम प्रदर्शित करने के लिए दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। दंड आरेख को स्तंभ आरेख, कॉलम डायग्राम या बार ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं दंड आरेख या बार डायग्राम के क्या गुण हैं। नंबर 1, दंड आरेख की रचना सरल है। ये जनमानस को आसानी से समझ में आ जाते हैं, अर्थात ये बहुत देखने में सिंपल होते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति इसको देखकर डेटा की प्रकृति को आराम से समझ सकता है। नंबर 2, यह एकविम आरेख होने के कारण सिर्फ लंबाई के आधार पर दो क्षेत्रों या दो समय अवधि के जो डेटा है या आंकड़े हैं उनको तुलनात्मक रूप से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 3, आंकड़ों की मात्रा को अन्य आरेखों की तुलना में अधिक शुद्धता के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिंपली एक स्केल होता है और उस पर प्रदर्शित किया जाता है जो भी डेटा होता है, तो इसको प्रदर्शित करना बहुत आसान है। ये इसके 3 गुण थे। अब आइए देखते हैं कि दंड आरेख के क्या क्या दोष हैं। इन आरेखों के द्वारा निरंतरता वाले आंकड़ों को ही प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जैसे तापमान क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें निरंतरता पाई जाती है। इसको दिखाने के लिए हमें रेखा आलेख का उपयोग करना होता है। दंड आरेख के द्वारा तापमान के वितरण को नहीं दिखाया जा सकता, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। नंबर 2, जब आंकड़े कई वर्षों के हों तो दंड आरेख को बनाना असुविधाजनक होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्षों के लिए दंड बनाने होते हैं, तो ये थोड़ा सा असुविधाजनक लगता है। तो वहाँ पर रेखा चित्र का या रेखा ग्राफ का हम उपयोग करते हैं दंड आरेख की तुलना में। नंबर 3, जब आंकड़ों का विस्तार बहुत अधिक हो तो दंड आरेख उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। जब आंकड़े बहुत अधिक वर्षों के हों या बहुत ज़्यादा डेटा हो तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम दंड आरेख का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा असुविधा होती है। नंबर 4, इन आरेखों का आलेखी वितरण मानचित्रों पर उपयोग असुविधाजनक होता है,
हालांकि इनके द्वारा जो वितरण मानचित्र हैं उनको हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, उतना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता है, इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ उसके दोष हैं बार डायग्राम के। दंड आरेख के प्रकार। तो दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1, सरल दंड आरेख। इसमें सिर्फ सिंपल बार होते हैं, हर एक स्थान का एक बार प्रदर्शित किया जाता है, या फिर एक ही स्थान का अगर डेटा है तो उसके अलग अलग वर्षों में किसी वस्तु का कितना उत्पादन हुआ है उसको हम सिर्फ सिंपल बार के फॉर्म में दिखा देते हैं। दूसरा है तुलनात्मक या बहुदंड आरेख। इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे एक ही स्थान के अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 अगर स्थान है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो हरियाणा में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, चावल का उत्पादन कितना हुआ, चीनी का उत्पादन कितना हुआ, इस तरह से हम बहुत सारे आरेख एक स्थान के बना देते हैं। और दूसरी तरफ यूपी के भी सेम चरों के आरेख बनाए जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं बहुदंड आरेख या फिर तुलनात्मक आरेख। नंबर 3, मिश्रित दंड आरेख। इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल अगर हम किसी वस्तु को दिखा रहे हैं तो उसमें किस किस भाग का कितना प्रतिशत है उसको भी हम उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमें किसी देश की पूरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या दिखानी हो, तो जनसंख्या में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो उसमें हम ये भी दिखाएंगे कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। दोनों को जोड़कर एक दंड बनाया जाएगा। उसमें 2 डिवीजन्स होंगे, पहले मेल का डिवीज़न कितने मेल हैं और दूसरा डिवीज़न होगा फीमेल्स का। तो एक ही बार में उसको हम डिवीज़न करके दिखा सकते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण लें तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है, फूड ग्रेन का कितना उत्पादन है, तो हम टोटल फूड ग्रेन जो है उसको हम एक बार के बार से दिखाएंगे या दंड के माध्यम से दिखाएंगे, और उसमें कितना हिस्सा किस किस अनाज का है उसको हम उसको डिवाइड करके प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह के जो आरेख होते हैं उसको हम कहते हैं मिश्रित दंड आरेख। दंड आरेख के निर्माण के समय में ध्यान देने योग्य बातें। अब ऐसी कुछ बातें हैं जो दंड आरेख बनाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, जब आंकड़ों का मूल्य बड़ी संख्याओं जैसे हजारों, लाखों या करोड़ों में हो तो उसे पूर्णांक में बदल लिया जाता है ताकि सुविधाजनक ढंग से उसे प्रदर्शित कर सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम आंकड़ों की वैल्यू वहाँ पर लिखेंगे बार डायग्राम में तो वो पढ़ने में बहुत असुविधाजनक लगती है, इसीलिए हम उसको राउंड फिगर में लिख देते हैं 10, 20, 30, 40 और ऊपर स्केल के साथ उसको हम लिख देंगे कि ये लाखों में है या हजारों में है। नंबर 2, मापक का निर्धारण करते समय आंकड़ों का विस्तार कितना है इस चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरा क्या है, पेज का आकार क्या है, हम जहाँ पे बार डायग्राम को बनाएंगे उस पेज का क्या आकार है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम मापक का निर्धारण करते हैं। नंबर 3, एक आधार रेखा खींची जाती है सबसे पहले, जिसके सहारे सभी दंड बनाए जाते हैं, सभी बार उस पर आधारित होते हैं, और प्रत्येक दंड की लंबाई आंकड़े के अनुसार बढ़ाई जाती है। आधार रेखा के बाईं ओर एक लंबवत रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई आंकड़ों के विस्तार और मापक के अनुसार तय होती है। इसे हम क्या कहेंगे? मापक रेखा या स्केल लाइन कहते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आधार रेखा पर जब हम दंड का निर्माण करते हैं तो दंड की चौड़ाई हमेशा इतनी रखनी चाहिए कि वो देखने में सुंदर लगे। इसके लिए आप उसकी चौड़ाई 8 mm से 10 mm तक ले सकते हैं, और उसके बीच का जो अंतराल है, दंडों के बीच का जो अंतराल है वो हमेशा दंड की चौड़ाई से कुछ कम रखना चाहिए। ऐसा करने पर जो हमारा बार डायग्राम बनेगा वो अधिक देखने में सुंदर होगा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जब मापक रेखा बनाते हैं उसको पूर्णांकों में विभाजित कर लेते हैं, और विभाजक बिंदुओं पर उसके द्वारा प्रदर्शित की गई जो मूल्य है उसका मान वहाँ पर लिख दिया जाता है। और आधार रेखा पर अगर हमने समय के आधार पर उसको निर्माण किया है तो समय की जो वर्ष हैं वो लिख देंगे, या फिर महीने अगर हमने लिया है तो महीने वहाँ पर नोट कर देंगे, डिनोट करेंगे। और अगर हम बार डायग्राम को क्षेत्र के आधार पर दिखा रहे हैं तो वहाँ पे क्षेत्रों के नाम लिख देंगे, प्रदेशों के नाम लिख देंगे।
और अगर हम किसी मद को दिखा रहे हैं तो उन पे वहाँ पे मदों के नाम अंकित कर दिए जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि दंड आरेख का ऊपरी भाग जो होता है वहाँ पे उपयुक्त शीर्षक लिख दिया जाता है। इस शीर्षक जब भी हम लिखेंगे तो उसमें दो चीज़ ध्यान देने योग्य हैं कि जिस क्षेत्र का हम डेटा वहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं उस क्षेत्र का नाम आएगा, और उसके बाद उसमें हम बार डायग्राम में जिस चीज़ को हम दिखा रहे हैं उसको हम वहाँ पे डिनोट करेंगे। तो आइए हम सिंपल बार डायग्राम का एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि निम्न सारणी में दिए गए फरीदाबाद की औसत मासिक वर्षा को उपयुक्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब ये डेटा क्या है? इस टेबल में फरीदाबाद की औसत मासिक वर्षा को मिलीमीटर में दर्शाया गया है। जो पहली रो है उसमें महीने के नाम दिए गए हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, और नीचे वाला जो रो है उसमें वर्षा की मात्रा मिलीमीटर में दर्शाई गई है। तो आइए इसको प्रदर्शित करते हैं आगे। डायग्राम बनाने से पहले उसके निर्माण के क्या क्या चरण होते हैं उसको हम समझ लेते हैं, ताकि जब हम निर्माण प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे तो उसको समझने में आसानी हो। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आंकड़ों का निरीक्षण करेंगे, उसे पूर्णांकों में बदलेंगे, और आंकड़ों का विस्तार या परास या उसकी रेंज क्या है उसको हम ज्ञात करेंगे। जो भी हमारा डेटा था वो कितना मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन दोनों का गैप जो होता है उसे हम रेंज कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या करेंगे? आंकड़ों के विस्तार और पेज के आकार के अनुसार मापक का चुनाव करना। यानी हमारे आंकड़ों की रेंज क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज क्या है, और साथ ही साथ हम जिस पेपर पर बार डायग्राम को बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसका आकार क्या है, इसके आधार पर हम मापक का चुनाव करेंगे। तो आइए मापक का चुनाव कैसे किया जाता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा पेज का आकार क्या है। जिस भी फाइल पर या ड्राइंग के पेज पर आप डायग्राम बनाना चाह रहे हैं उस पर आप देखिए कि उसका आकार कितना है, कितने सेंटीमीटर का आप डायग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर के आधार पर इसको की गणना कर रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आंकड़ों का विस्तार क्या है, 4 मिलीमीटर से लेके 195 मिलीमीटर तक है। अर्थात जो हमारा डेटा है उसमें मिनिमम वैल्यू है 4 मिलीमीटर और मैक्सिमम वैल्यू है 195 मिलीमीटर। अगर इन दोनों का गैप देखें तो लगभग हमारा अंतराल कितना आ रहा है, 200 के आसपास। तो जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ध्यान देने वाली है कि हम 10 सेंटीमीटर पर 200 मिलीमीटर की दूरी को दिखाएंगे। अर्थात हमारा मापक हुआ 10 सेंटीमीटर इजकल टू 200 मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी हम जो लेंगे उसमें हम 20 मिलीमीटर की वर्षा को प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा मापक हो गया। ये मापक हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। अगर आप बड़े पेज पर डायग्राम बनाएंगे तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसी मापक के आधार पर आप छोटा डायग्राम या फिर बड़ा डायग्राम बना सकते हैं। निर्माण का जो अगला चरण है वो ये है कि पेज के चारों तरफ आधा इंच का अंतराल लेकर आप पेज का बॉर्डर बनाएंगे, और जिस तरफ से पेज फाइल में दबाए जाने हैं उस तरफ आधा इंच की जगह आप 1 इंच का अंतराल लेकर बॉर्डर बनाएंगे, ताकि जब पेज फाइल में दबाए जाएं या बांधे जाएं तो पेज किसी भी तरह से दबा हुआ ना लगे। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आप पेज पर एक्स और वाई अक्ष की रेखाएं खींचेंगे। एक्स अक्ष को हम आधार रेखा और वाई अक्ष को हम मापक रेखा के नाम से जानते हैं। आधार रेखा जब आप बनाएंगे तो ये ध्यान रखें कि आधार रेखा इस तरह से बनाएं कि पेज के बीचों बीच में उसका केंद्र आए, और आधार रेखा खींचते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला बॉर्डर की जो लाइन है उससे 1 से 1.5 इंच की आप मार्जिन लेके चलें, ताकि वहाँ पे नामों को अंकित करने में आसानी हो। तो इस तरह से आप वाई अक्ष पर मापक के अनुसार मूल्यों को अंकित करेंगे तथा एक्स अक्ष पर सभी महीनों के नाम लिखेंगे, और उनके सामने समान चौड़ाई वाले दंड बनाने के लिए निश्चित दूरी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो ये है
कि प्रत्येक महीने का दंड बनाएंगे जिसकी ऊंचाई आंकड़ों की वर्षा की मात्रा के अनुसार होगी। अर्थात आंकड़े उतने ही लंबे बनेंगे जितनी उस महीने में वर्षा हो रही है। और सबसे लास्ट में आप उपयुक्त शीर्षक देंगे इस पूरे बार डायग्राम का। जिस क्षेत्र का आप मैप बना रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा और इसमें किस चर को आप दिखा रहे हैं वो उसकी सब हेडिंग होगी। तो इस तरह से आपका पूरा बार डायग्राम बनकर तैयार हो गया। तो आइए सरल दंड आरेख को ग्राफिकल प्रदर्शन करके हम इसको बनाने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आप आधा इंच का मार्जिन लेके पेज का बॉर्डर बनाएंगे, जैसा कि आपने ग्राफिकल इसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद एक आधार रेखा खींचेंगे जो कि बेस लाइन से, जो कि बॉर्डर के निचली वाली जो रेखा है उससे आधा से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेकर आप खींचेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आप आधार रेखा के बाईं ओर से एक लंबवत रेखा खींचेंगे जिसको हम मापक रेखा कहते हैं। इस मापक रेखा पर आप 1-1 इंच पर 1-1 सेंटीमीटर पर एक चिन्ह अंकित करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप इसका मूल्य अंकित कर देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद आप महीनों के नाम अंकित करेंगे आधार रेखा पर। उसके बाद आप मापक रेखा पर यूनिट लिख देंगे कि आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं वहाँ पर। और उसके बाद प्रत्येक महीने के बार को बनाना शुरू करेंगे और हर एक बार की लंबाई उतनी ही होगी जितनी की आंकड़ों में या समय सारणी में आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक बार की महीने के बार की लंबाई बढ़ाई जाएगी। और ये करने के बाद आप लास्ट में एक शीर्षक देंगे, जैसा कि यहाँ दिया गया है। इस डेटा ये फरीदाबाद का है तो वहाँ ऊपर फरीदाबाद लिखेंगे। और इसमें मीन मंथली रेनफॉल को दिखाया गया है, यानी औसत मासिक वर्षा को दिखाया गया है, तो वो इसकी सब हेडिंग हो गई। इस तरह से आपका संपूर्ण मैप बार डायग्राम बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे।